सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, कोरिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जो है कोर्स के अंदर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पूरा कर लिया है। हमने लगभग जो है 7 चैप्टर पूरे कर लिए। अब जो अगला जो चैप्टर होगा वो सैम्पलिंग का होगा, ठीक है। और सैम्पलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर होगा। फिर उसके बाद जो है आपका इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज 2 चैप्टर रह जाएंगे। वो मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे या फिर जितनी भी मार्केट्स के अंदर बुक्स है और उनके अंदर एमसीक्यूज आएंगे, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। और साथ ही जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि बीएल अग्रवाल की बुक करवाओ, तो वो भी मैं देखिए जो चैप्टर्स हमारे उपयोगी है उनकी जो पीडीएफ है वो मैंने बना ली है। और उसकी जो पीडीएफ है उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दूंगा ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर खत्म हो गए, न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू हो जाएगी। 5-6 चैप्टर में आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है। हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं उतने निकालेंगे। और देखिए, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का जो है आज कंप्लीट करवा दूंगा मैं। और आपके जो सारे चैप्टर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। उसके बाद उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स आपकी इसी वीक में पूरी हो जाएगी। आज फ्राइडे है और संडे तक मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो है अपलोड कर दूं। और नोट्स आपको मिल चुके हैं। उसके बाद एमसीक्यूज भी सारे मिल जाएंगे। चैप्टर टेस्ट आप देते रहिए। और देखिए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अगर उलझ जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो। और यहाँ पे जो है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्सन आ गया, मोमेंट आ गया, ठीक है। और क्यूएनएस के क्वेश्चन पूछ लेता, अगर टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा वो आपको, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे। प्रतिगमन समीकरण में ज्ञात चर चर होता है। अच्छा, यहाँ पे बोलता है कि रिग्रेशन जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें ज्ञात चर होता है, वो क्या होता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जो आपको ज्ञात रहेगा वो हमेशा स्वतंत्र होगा। और जो चर अज्ञात रहेगा वो क्या होगा, हमेशा इंडिपेंड डिपेंडेबल रहेगा, आश्रित चर रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आंशिक सहसंबंध का अध्ययन करने के लिए न्यूनतम कितनी समंक मालाओं की आवश्यकता होती है, कितने वेरिएबल्स की जरूरत होती है हमें। अगर हम बात करें तो आपको 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए। और न्यूनतम आपका 3 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है पार्शली। आप बात करें कोरिलेशन के अंदर, तो आपको 3 तो चाहिए न्यूनतम, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब दो चर मूल्यों के परिवर्तनों का अनुपात स्थिर हो या परिवर्तनशील वेरिएबल रेशियो होता है तो उनका सहसंबंध क्या होगा। अस्थिर का मतलब है वेरिएबल वो चेंज होता है टाइम टू टाइम। अगर रेशियो एक समान रहता है, रेशियो क्या रहता है, एक समान, तो वो क्या होगा, आपका लीनियर होगा, ठीक है। रेखीय सहसंबंध होगा वो आपका कांस्टेंट रहता है उसके अंदर रेशियो। अगर वेरिएबल है तो वो कर्व लीनियर होगा, ठीक है। आपका ये आंशिक सहसंबंध तो इससे संबंधित नहीं है। रेखीय और वक्र रेखीय पूछा है तो इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इसमें वेरिएबल है कर्व लीनियर के अंदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप लोग इसमें सही होगा। संख्यांकी का प्रतिगमन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वैसे एग्जाम्स के हिसाब से नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि कभी पूछा नहीं है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें तो आपको पता है गाल्टन हो जाएगा 1877 के अंदर, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत जो है ना इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखना चाहिए। हमारे नोट्स के अंदर दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप ऐसे चैप्टर को शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 8 विद्यार्थियों को 2 जजों के द्वारा कोटियों के अंतर, यहाँ पे स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि के उपयोग लिया गया है, स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, ठीक है। रैंक मेथड में हम क्या करते हैं, 2 सीरीज देते हैं एस वाई, उनका जो साइन होता है उसका डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, कोटियों के अंतर का, रैंक के जो अंतर है उनका वर्गों का योग दिया हुआ है। तो वर्गों का अंतर क्या होता है, डेविएशन होता है, उसकी स्क्वायर का योग दिया हुआ है, सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है 21। तो कोटि सहसंबंध गुणांक का मान दे दिए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको पता है 1 माइनस होगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। ये तो सबको याद रहता है वैसे, इतना हैवी नहीं है फॉर्मूला। या फिर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इसके बटे में आएगा, या फिर आप एन 3 माइनस एन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपका दोनों ही एलिजिबल है इसके लिए, क्योंकि इनको अगर एक्सपेंड करेंगे आप लोग तो यही आपका निकल के आएगा। तो 1 - 6 इंटू यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हमें जो है 8 और 8 की स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। 1 - 6 × 21, और ये 64 है, 64 माइनस 1 63 हो जाएगा, तो 8 × 63, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो हमारा 21 ये 63 होता है, 3 से कट गया, 3 से काटेंगे तो ऊपर 2 आ गया। तो 1 - 2/8, और इसको और काटेंगे तो 1/4, तो आपका बच जाएगा कितना, 3/4। 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। ये क्लियर हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि प्रतिगमन गुणांक के बी एक्स वाई 2.8 है, बी वाई एक्स 0.2 है, सहसंबंध गुणांक आर का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा लीजिए, इक्वल साइन, माइनस, ये दोनों चीजें माइनस है। अब आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। 0.8 इंटू 0.2 करोगे आप तो ये 16 आ जाएगा, 0.6116, ठीक है। तो इसकी अगर आप वैल्यू करोगे तो ये कितना आएगा, 0.4 आएगा। वैसे 0.4 आ गया आपका,
अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो अगर माइनस के साइन है ना तो ये माइनस रहेगा। काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस कर रहे हो तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जबकि ध्यान रखना ये पॉजिटिव नहीं होगी। इसमें जो दोनों साइन का जो साइन रहता है माइनस माइनस रहेंगे ना, वी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अगर माइनस माइनस है तो आपका आर भी माइनस होगा, ठीक है। अगर आपके प्लस प्लस है तो आपका जो ये भी है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज में कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन को। चलिए, यदि सहसंबंध गुणांक का मान एक से अधिक है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान एक से अधिक है और से कम हो तो उच्च स्तरीय सहसंबंध कहते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय सहसंबंध के बारे में ऐसे जान सकते हैं हम। ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ से मैंने कुछ चीजें शुरू करनी है और यहाँ पे खत्म होनी है। अगर मैं इसको एक मान लूँ, जीरो मान लूँ, ठीक है, दोनों ही तरीके से मैं बता दूंगा। और यहाँ से अगर मान लीजिए प्लस माइनस एक जो भी है आपका, ठीक है, ये मान लिया। अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से एक पार्ट आप काटोगे और यहाँ से एक पार्ट काटोगे, ये किसका रहेगा, इधर से चल रहे हैं तो 0.25 आएगा और इधर से चल रहे हैं तो 0.75 आएगा, क्योंकि हमने 25-25 से काटा है। तो ये जो होगा, ये तो देखिए जीरो का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस हो गया, अनुपस्थिति रहेगा, ठीक है। और यहाँ अगर बात करूं तो ये पूर्ण होगा। पूर्ण हो सकता है पॉजिटिव है तो आपका धनात्मक हो जाएगा, जो माइनस का साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, उच्च होगा, हाई स्तर, हाई लेवल होगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये लो लेवल होगा। और जो बीच में आ जाएगा वो क्या होगा, मॉडरेट या मीडियम लेवल हो जाएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया दोनों ही चीजें, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। प्लस माइनस वन रखना है, यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। 25 से आपको काटना है, यहाँ की जो वैल्यू होती है, यहाँ का जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे 0.50 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यहाँ से 0.25, यहाँ से 75, ये वैल्यू ना, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि सहसंबंध का गुणांक का मान आर जो है 0.80 है तो आपका डिटर्मिनेशन एन इससे पूछा है, नॉन डिटर्मिनेशन जो गुणांक है उसका मान क्या होगा वो पूछा है। तो आपको पता है कि जो अगर हम बात करें अनिश्चित गुणांक की नॉन डिटर्मिनेशन पूछते हैं तो आपका 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। 1 माइनस आर स्क्वायर होगा तो 1 माइनस 0.80 की जो स्क्वायर होती है उसको हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.64 हो जाएगा ये, और आपका क्या आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि दो चरों के मूल्य में समान अनुपात में एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो सहसंबंध कहलाता है। समान अनुपात में एक ही दिशा में हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा है ये तो आपका पूर्ण धनात्मक हो जाएगा, एक ही दिशा के अंदर चल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से एक्स और वाई श्रेणियों के बीच में कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। आपको एन दिया हुआ है 15 और 15, एक्स समांतर माध्य दिया हुआ है 25 और 18, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3 और 3.03, एक्स प्लस वाई श्रृंखला के वास्तविक माध्यों से विचलनों के गुणनफलों का योग कितना दिया हुआ है, 122 दिया हुआ है। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा डी एक्स डी वाई होता है बटे आपका एन, एन इंटू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसके तीन फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेरियंस की। कोवेरियंस क्या होता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटे एन होता है। देखिए कोवेरियंस बटे हमने क्या किया था, कोवेरियंस क्या होता है आपका, सिग्मा डी एक्स, कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई होता है बटे एन होता है, ठीक है। मैंने कहा इससे अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा डी एक्स बटे डी वाई और बटे एन के अंदर डिवाइड कर देंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला बना था कोवेरियंस से। दूसरा अगर फॉर्मूला में लिखूं तो आप कहोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और इस वाई है, इसको हम सीधा वैल्यू में लिख देते हैं, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई बटे मैंने क्या कर दिया एन इंटू ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख दिया सिग्मा डी टू एक्स बटे एन, और ये आपका जो फॉर्मूला लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज का लिख दिया सिग्मा डी टू वाई बटे एन, ठीक है। यहाँ से अगर जो एन है ये दो है अंडर रूट के अंदर बाहर निकलेंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा, तो एन से एन कट जाएगा, तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटे क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर एक में ही लिख देता हूँ सिग्मा डी टू एक्स इंटू सिग्मा डी टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपके तीसरा फॉर्मूला था जो आप बना सकते हो आराम से, ठीक है। हम जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें एन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है, डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला सुटेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ से 122 लिख देता हूँ बटे एन कितना आपका 15 इंटू आप करो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3 दिया हुआ है और 3.03 दिया हुआ है। यहाँ तक है।
यहाँ तक करने के बाद जो है इनको मल्टीप्लाई कर लो, 15 3 45 45 ये कितना होता है 120 और 135 होता है, तो 136 पॉइंट के आसपास आएगा, 136.35 आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 0.89। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तीनों फॉर्मूले आपको याद है तो आप कहीं से भी कैसे भी निकाल सकते हैं। यदि एक्स और वाई का सहसंबंध गुणांक धनात्मक होता है तो हम कह सकते हैं, क्या हो कह सकते हैं हम, धनात्मक है तो एक ही दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, धनात्मक होगा तो आपका क्या रहेगा, कह सकते हैं कि एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, और एक्स कम होता है तो वाई भी कम होता है। विपरीत दिशा में नहीं होगा, विपरीत दिशा में कब होता है, जब नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, विक्षेप पर आप स्कैटर डायग्राम में अंकित सभी बिंदुओं का एक्स एक्स के समांतर सीधी रेखा में होने पर सहसंबंध का अभाव दर्शाता है। सहसंबंध का अभाव, सहसंबंध का अभाव दर्शाता है कौन, धनात्मक सहसंबंध। देखिए ये बोल रहा है स्कैटर डायग्राम है, उसमें जो आपको है एक्स एक्स के नीचे आपको पॉइंट मिलेंगे ऐसे सीध में। ठीक है, तो ये जो समांतर में जो पॉइंट्स रहेंगे ये आपको क्या दर्शाते हैं, ये अभाव दर्शाते हैं, ये इसके समांतर है इसलिए अभाव, सहसंबंध का अभाव दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहसंबंध का अभाव। यहाँ पे आंसर पहले दे रखा है तो यहाँ पे डॉट लाइन खींचिए। ठीक है, दर्शाता क्या है, सहसंबंध का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 में आपको समीकरण दिया हुआ है, एक्स सीधा वाई दे रखा है तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई हो जाएगा 0.85, और ये बी वाई एक्स हो जाएगा 0.89। ठीक है, सीधा आपको दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। आपसे पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है। चलिए पहले r निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो r बराबर r से जो है निकल जाएगा, pxy निकालना है, pxy बराबर क्या होता है, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y, यही होता है। इससे हम क्या निकाल पाएंगे, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल पाएंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं r निकालने के लिए, r क्या हो जाएगा 0.85 इंटू 0.89। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.87। अब आप इसमें रख दो तो xy है ये कितना है आपका 0.85 है, बराबर 0.87 इंटू मल्टीप्लाई कर दो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x3 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें पता नहीं है, तो ये जो मल्टीप्लाई है ये करके इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी ये निकालना है हमें, तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टीप्लाई, और ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करो 7 21 8 24 और 26 2 2.61 और बटे के 0.85, तो आपका क्या आ जाएगा 3.07 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सरल प्रतिबिंब गुणांक सरल प्रतिबिंब मॉडल में प्रतिबिंब गुणांकों की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है वो देखते हैं हम। देखिए दोनों प्रतिबिंब गुणांकों के बीच गणितीय चिन्ह समान होते हैं, हमने देख लिया ये। यदि एक प्रतिबिंब गुणांक का मान 1 से अधिक है तो दूसरे का मान क्या होगा, 1 से कम होगा, सही बात है। दो प्रतिबिंब गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक होता है, गलत। दो प्रतिबिंब गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक नहीं होता। प्रतिबिंब गुणांकों के बीच गणितीय चिन्ह सहसंबंध की दिशा को जो है दर्शाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? देखिए जो सहसंबंध है, सहसंबंध का गुणांक है, दोनों प्रतिबिंबों का जो गुणोत्तर माध्य है ना, वो आपका गुणोत्तर माध्य का वर्गमूल जो होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, आर कहलाता है। गुणोत्तर माध्य है, समांतर माध्य नहीं कहकर आप गुणोत्तर माध्य यहाँ पे लिख सकते हो। प्रतिबिंब गुणांकों का जो गुणोत्तर माध्य निकालेंगे हम, तो उसका जो है समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका, समांतर माध्य दिया हुआ है, ये कहलाता है। जब दो प्रतिबिंब रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती है तो या तो पॉजिटिव एक होगा या नेगेटिव एक होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे कोई लाइन खींच लो आप, जैसे ये दो डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन 30 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।